हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। देखिए, ये कब से कब तक रहा, तो 322 से 185 बीसी। और इसकी अगर बात की जाए कि भारत में प्रथम केंद्रीय साम्राज्य की अगर बात की जाए तो बुद्ध के समय में और उसके बाद भी 200 सालों तक क्या हुआ, उत्तरी राज्य में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित थे। और उन्हीं छोटे छोटे राज्यों में मगध राज्य सबसे प्रसिद्ध यानी फेमस राज्य था। और देश में कोई केंद्रीय राज्य ना था। लेकिन लेकिन सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में पहली बार शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और देखिए, इनकी माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम मुरा। क्या नाम था, तो मुरा था। और माँ के नाम पर ही मुरा होने से इनके वंश का नाम मौर्य पड़ा। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मौर्य वंश का नाम मौर्य क्यों पड़ा, तो देखिए, इनकी माता के नाम पर, इनकी माता का क्या नाम था, तो मुरा था, और इन्हीं के नाम पर मौर्य वंश पड़ा। अब देखिए, बात करते हैं कि चंद्रगुप्त एक प्रतापी शासक थे। कौन थे, तो चंद्रगुप्त एक प्रतापी शासक थे। और इन्होंने न सिर्फ उत्तरी भारतवर्ष जीता, वरन देखिए, बल्कि भारत से यूनानियों के राज्य को समाप्त करके भारतवर्ष का हिंदू कुश पर्वत तक फैला दिया। और चंद्रगुप्त का जो पोता, देखिए चंद्रगुप्त का पोता कौन था। देखिए, सबसे पहले बेटे की बात की जाए तो बिंदुसार, और पोते की बात की जाए तो अशोक। और जो अशोक थे वो इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए हैं। हम इनके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम वो मौर्य वंश को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखिए इसी में हम चंद्रगुप्त मौर्य यानी पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद बिंदुसार के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम देखिए अशोक के बारे में जानेंगे। सीरियल वाइज हम एक एक चीज को कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे ना छूटे। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट समझ लेते हैं इसको। देखिए, मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य लगभग 322 से 185 ईस्वी पूर्व। कब, तो 322 से 185 ईस्वी पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। और मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। अब देखिए, यहाँ पे इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस जो बहुविकल्पी टाइप या अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो बन जाते हैं। तो यहाँ पे है कि मौर्य राजवंश ने भारत में राज्य किया कितने वर्षों तक, तो आपका क्या आंसर होगा, 137 वर्षों तक, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं। देखिए, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक, ठीक है ना। तो एक कथा के अनुसार अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य पिपली वन के क्षत्रिय घराने से 345 कितना, तो 345 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए थे। और सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया। और इस समय यहाँ नंद वंश के संस्थापक घनानंद का शासन था, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए, बात की जाए अगर इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो जो जानकारी का स्रोत है वो आपका हो जाता है अर्थशास्त्र। और इसकी मतलब रचना किसने की, लिखा इसको किसने, तो चाणक्य। और चाणक्य का नाम ही कौटिल्य आप कह लीजिए, और विष्णुगुप्त भी आप कह सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डिटेल में बात की जाए। देखिए, क्या था कि इसी समय क्या हुआ, इसी समय चंद्रगुप्त की भेंट चाणक्य यानी कौटिल्य से हुई, जिनकी मदद से चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण कर दिया। और क्या किया, और नंद वंश का तख्ता पलट दिया। तख्ता पलटकर 322 कितना, तो
322 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब देखिए क्या हुआ, जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तो उससे पहले कौन सा वंश था, तो कौन था, तो नंद वंश। अब नंद वंश को हराकर यानी उसका तख्ता पलटकर 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब अगर बात करते हैं, देखिए यूनानी सेनापति कौन, तो सेल्यूकस ने 305 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया, तो पश्चिमोत्तर भारत पर, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। और सेल्यूकस को चंद्रगुप्त के एक यानी चंद्रगुप्त से क्या करनी पड़ी सेल्यूकस को, तो चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी, और जिसमें चंद्रगुप्त का हिंदू कुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले। अब देखिए बात करते हैं कि सेल्यूकस ने मेगस्थनीक नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। कौन भेजा गया, तो मेगस्थनीज नामक राजदूत किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। ठीक है ना। और इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब देखिए बात करते हैं, देखिए ये जो मुद्रा राक्षस है, तो इसको किसने लिखा, तो इसको लिखा विशाख दत्त ने, विशाख दत्त। और उसके बाद इंडिका की अगर बात की जाए तो इंडिका को किसने लिखी, तो मेगस्थनीज ने। ये देखिए कुछ मौर्य प्रशासन की जो पुस्तकें उसके बारे में जानकारी मिलती है, तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। तो विष्णु पुराण देखिए महर्षि वेदव्यास ने, और संस्थापक यानी कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए, तो चंद्रगुप्त मौर्य हुए। तो इनके बारे में हम थोड़ी सी और भी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी, तो नौकरशाही व्यवस्था थी, और वेतन राजकोष से दिया जाता था। अगर सेकंड नंबर की बात की जाए तो प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर यानी कि टाइम टाइम पर दौरा करके खुद से देखते थे। और अगर बात की जाए, देखिए गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। इनके देखिए दरबार में क्या थे, गुप्तचर थे, और जो पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को दिया करते थे। उसके बाद देखिए बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल, पैदल, हाथी, घोड़े और जल की एक विशाल सेना राजा के पास थी। यानी कि देखिए जब बाहरी आक्रमण होते थे या आंतरिक विद्रोह होते थे तो उनसे निपटने के लिए क्या होता था, तो पैदल, हाथी, घोड़े, यानी पैदल जो सैनिक होते थे वो भी सैनिक थे, हाथी पे सवार सैनिक, घोड़े पे सवार सैनिक, इस तरह के सैनिक थे, और जल की एक विशाल सेना राज के पास थी। ये तो बात हो गई कि इनके शासन में कैसी कैसी सुविधाएं थी, और इनके यहाँ जो कार्य करते थे लोग वो किस तरह से करते थे, इनकी सेना कैसी थी। और देखिए क्या था कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो होती थी, क्योंकि जब इतनी बड़ी व्यवस्था को कहते नहीं कंप्लीट करना होता है तो क्या होता है, तो उसमें धन की आवश्यकता तो होती ही होती है, जिसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रखने की थी। यानी कि जब खर्चा होता है तो उसको कहाँ से कलेक्ट किया जाए, तो ये चीज भी उनके पास थी कि हमें कहाँ से कलेक्ट करना है, यानी इकट्ठा करना है। तो इन करों को लेखा जोखा रखा जाता यानी ये अपने कर लेते थे। यानी कर कैसे, देखिए कृषि कर हो गया, सिंचाई कर हो गया, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर हो गया, क्योंकि कर उस समय भी लिए जाते थे, लेकिन ये नहीं था कि जनता पर अत्याचार करके लिया जा रहा हो या ज्यादा से ज्यादा लिया जा रहा हो, यानी उनका शोषण किया जा रहा हो। तो उनके साम्राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जितना कर जैसे कि ये था कि जायज होता था उतना कर लिया जाता था। यानी कृषि कर लिया जाता था, सिंचाई कर, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर आदि यानी आय के प्रमुख स्रोत थे, क्योंकि आय तो उनको यानी जुटानी ही थी। तो ये सारे कर आय के स्रोत हो जाते हैं। और राज्य में आने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। यानी कि क्या होता था कि जंगलों एवं खानों पर किसका स्वामित्व होता था, तो राजा का स्वामित्व होता था। और राज अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करते थे, और लगभग देखिए कितना, तो लगभग आप यहाँ पे जान ले कि 2500 कितना
तो 2500 वर्ष के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, पहले हम थोड़ी सी और भी यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो इनका शासन था वो 322 बीसी से 298 बीसी तक रहा, ठीक है ना। और संस्थापक की तो बात हो गई कि चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद इनका उपनाम उपनाम की अगर बात की जाए तो सेंड्रोकोटस यानी यूनानी कहते थे। और प्रधानमंत्री इनके कौन थे यानी गुरु, तो चाणक्य। चाणक्य को ही कौटिल्य, अगर देखिए कहीं पे आपके क्वेश्चन में कौटिल्य आ जाए या चाणक्य आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इनका चाणक्य भी इनको कहते थे और कौटिल्य भी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए राजधानी कौन हो जाती है, तो राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है। और राजकीय चिन्ह कौन सा हो जाता है, तो राजकीय चिन्ह आप लोग याद रखिएगा मोर हो जाता है यानी मयूर हो जाता है। उसके बाद भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा पाली हो जाती है। और इन्होंने जो विवाह किया वो देखिए इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो दुर्घरा हेलेना। और अगर देखिए मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु 298 बीसी में हुई। और मृत्यु स्थल, तो मृत्यु स्थल की अगर बात की जाए तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक। और इनकी मृत्यु के बारे में देखिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि संलेखना से हुई थी। कैसे मतलब इन्होंने, संलेखना का मतलब क्या होता है कि मनुष्य जब दुर्बल हो जाता है, और उस समय क्या हुआ था कि जब ये दुर्बल हो गए थे, कमजोर हो गए थे, तो एक जैन समुदाय की इस प्रथा के तहत अन्न जल त्याग कर यानी खाना पीना त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, यानी कि ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। और ये क्या हुआ था, अपने को एक कमरे में बंद कर लिया था और वहीं पे पूजा पाठ करते थे। और इसी में क्या हुआ, इस तरह से मृत्यु को ये प्राप्त हो गए थे। तो इस तरह की जो मृत्यु होती थी उसको क्या कहते थे, उसको समाधिकरण या पंडित मरण अथवा संथारा भी कहा जाता था। और जैन धर्म में सबसे पुरानी प्रथा ये मानी जाती है। लेकिन देखिए अगर इसमें हम बात करें तो क्या हुआ, संलेखना जैन समुदाय की इस प्रथा के तहत अन्न जल त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाना दंडनीय अपराध माना गया है। और क्यों माना गया है, क्योंकि आपका शरीर है, आपको शरीर मिला है, तो जब तक ये है तब तक आप इस पे ध्यान रखें, खाने पीने पे ध्यान रखें। और उसमें क्या था कि जब कमजोर हो जाते थे तो वो मंदिर में जाके वहां पे अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते थे, और यानी कर लिया जाता था उस टाइम पे, और मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। तो इसमें क्या था कि आत्महत्या यानी अपनी आत्महत्या कर रहे हैं ना अपने आप से, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो कुदरत के हाथ में, वो तो ईश्वर के हाथ में है कि वो तो मृत्यु को तो प्राप्त होना ही होना है। तो इस तरह का जो ये था, तो इसकी देखिए क्या हुआ कि देखिए इसको दंडनीय अपराध माना गया। और संधारा लेने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 309 यानी आत्महत्या का आपराधिक मुकदमा हो। और उकसाने पर, अगर इसमें कोई उकसा रहा है कि आप कमजोर हो गए हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अगर कोई उकसा रहा है तो उस पर धारा 306 के तहत कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका संधारा। और इन्होंने देखिए उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो धर्म था वो जैन धर्म था, और जैन धर्म के ही अनुसार संधारा को इन्होंने अपनाया था, ठीक है ना। और इनके जो गुरु थे तो जैन गुरु आचार्य भद्रबाहु हो जाते हैं। उसके बाद देखिए मेगास्थनीज की दृष्टि से, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को मेगास्थनीज की दृष्टि से देखें तो कैसे थे लोग, सभ्य थे, वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। यानी कि यहाँ पे क्या था कि लोग इतने सभ्य मतलब इतने सभ्य थे कि अपने अपने घरों में ये लोग ताला नहीं लगाते थे, चोरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वे अपनी कही बातों का पालन भी करते थे, यानी कि अगर कोई बात कह देते थे तो उसका पालन वो लोग करते थे। वे झूठी गवाही नहीं देते थे, और उनके महल सोने चांदी के बने होते थे। और अगर देखिए बात की जाए तो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील तथा लंबाई 1.5 मील थी। और तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक
सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष, जगह जगह पर कुएं थे। ये क्यों थे? क्योंकि देखिए आने जाने वालों को, जो यात्री मुसाफिर थे, उनको परेशानी ना हो, तो क्या था, सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष थे और पीने के लिए पानी की सुविधा थी, यानी जगह जगह पर कुएं भी थे। और देखिए अगर बात की जाए तो इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 298 बीसी में क्या हुआ, तो चंद्रगुप्त आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए और जहां पर क्या हुआ, जहां पर देखिए श्रवण गोला संलेखना संधारा प्रथा के द्वारा अपने प्राण त्याग दिया। जैसा कि अभी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस की इस पे कि संधारा प्रथा तो क्या थी, तो ये किसके अनुयायी थे, तो जैन धर्म के। और जैन धर्म में सबसे पुरानी प्रथा संधारा धर्म ही, यानी संधारा प्रथा ही हो जाती है। इसमें क्या होता है, जब अपने आप को एक कमरे में बंद करके खाना पानी त्याग कर, और जब खाना पानी त्याग देंगे आप तो मृत्यु को आप प्राप्त हो जाएंगे, तो यही चीज संधारा प्रथा कहलाती है। बाकी तो हम लोग डिटेल में अभी चर्चा कर चुके हैं इस पे। उसके बाद देखिए श्रवण गोल बेला में गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर प्रत्येक 12 साल में महामस्तकाभिषेक मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के हो गए। हमने देखिए हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं मौर्य वंश, जो 322 से 185 के बीच में हुआ। उसमें हम लोगों ने देखिए किसके बारे में जानकारी ली, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में जानकारी ली। अगर थोड़ी सी और भी डिटेल में चर्चा की जाए तो देखिए इसमें क्या था कि इनके अगर चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल को समझा जाए तो चंद्रगुप्त एक महान सेना नायक और विजेता होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थे, ठीक है ना। और उनका शासन प्रबंध एक आदर्श शासन प्रबंध था। और चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला हो जाता है केंद्रीय शासन। कौन हो जाता है, तो केंद्रीय शासन हो जाता है। देखिए इन चीजों को आप लोग नोट करते चलिएगा। केंद्रीय शासन हो जाता है और सेकंड नंबर पे आपका हो जाता है, देखिए प्रांतीय शासन हो जाता है। सेकंड नंबर पर क्या हो जाता है, तो प्रांतीय शासन हो जाता है। और थर्ड नंबर पर हो जाता है स्थानीय शासन। क्या हो जाता है, तो स्थानीय शासन हो जाता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो अगर केंद्रीय शासन की बात की जाए तो चंद्रगुप्त के शासन का स्वरूप एकात्मक था। कैसा था, तो एकात्मक था। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एकात्मक था। और राजा में राजा का स्थान सर्वोच्च होता था, क्योंकि ये चीज तो अच्छे से आप लोग जानते हैं कि जो राजा होता है उसका स्थान तो सर्वोच्च होता ही होता है। लेकिन यहाँ पे इनका जो स्थान था वो सर्वोच्च था। और मंत्री, पुरोहित, राजदूत और आमत आदि की नियुक्ति उसी के द्वारा, यानी इन्हीं के द्वारा की जाती थी। और मेगास्थनीज के अनुसार राजा का पद सर्वोच्च होता था, क्योंकि वो तो हो नहीं था, परंतु वह दिन रात कल्याण में लगे रहते थे। देखिए वो दिन रात क्या करते थे, वो कल्याण में जनता की भलाई के लिए लगे रहते थे। और वो क्या करते थे कि प्रजा के जो दुख होते थे उनको दूर करने का हमेशा प्रयास करते थे। और इस तरह से केंद्रीय शासन के अंग हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हो जाता है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में क्या होता था, राजा को सलाह देने तथा शासन संचालन में सहायता देने के लिए क्या होता था, मंत्री परिषद होते थे। मंत्री परिषद किस लिए होते थे, तो राजा को सलाह देने के लिए, ठीक है ना। और राजा योग्य और विश्वास पात्र व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करते थे, कि जो विश्वास के पात्र होते थे उन्हीं को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता था। और अगर देखिए अमात्य की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अमात्य की बात की जाए, इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अमात्य की अगर बात की जाए, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि अमात्य किसको कहते हैं, तो शासन को उचित प्रकार से चलाने के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विभिन्न विभागों का उल्लेख है। ये विभाग संख्या में 18 है।
और प्रत्येक विभाग का संचालक अमात्य होता है। यानी कि देखिए क्या है कि ये विभाग होते थे और ये कितने विभाग हैं कुल, तो ये 18 विभाग हैं और प्रत्येक विभाग को जो चलाता था यानी उसका जो संचालन करता था तो उसको अमात्य कहा जाता था, ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात की जाए अन्य अधिकारी यानी अन्य पदाधिकारी की बात की जाए तो अमात्यों के नीचे कोषाध्यक्ष होते थे। कौन होते थे अमात्यों के नीचे, तो सबसे देखिए उच्च स्थान किसको मिलता था, तो अमात्य को मिलता था। उसके बाद कोषाध्यक्ष होते थे और कोषाध्यक्ष यानी मतलब जो धन को जहाँ पर रखा जाता था उसको उसकी सुरक्षा करने के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए ना। और अकाराध्यक्ष, लोहाध्यक्ष और मुद्राक्षस आदि होते थे। फिर उसके बाद आपका आ जाता है प्रांतीय शासन। तो प्रांतीय शासन की अगर बात की जाए तो इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रांतीय शासन तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य क्या था, अत्यंत विशाल था यानी बहुत बड़ा था और शासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को बहुत से प्रांतों में विभाजित किया गया था। और प्रांतों के शासन का भार मुख्यतः क्या था, राजकुमारों या राजकुल के किसी व्यक्ति को दिया जाता था यानी किसी व्यक्ति को दिया जाता था और राजकुमारों की सहायता के लिए महापात्रों की नियुक्ति की जाती थी। और केंद्रीय गुप्तचर विभाग राजनीतिक दशा पर नियंत्रण रखते थे। उसके बाद आ जाता है स्थानीय शासन यानी कि जो आपका 3rd नंबर पे हो जाता है वो आपका हो जाता है स्थानीय शासन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं स्थानीय शासन के बारे में। तो स्थानीय शासन में प्रांत जिलों में विभाजित थे यानी विभक्त थे और जिले विषय या आहार कहे जाते थे। जिले क्या कहे जाते थे, जिले विषय या आहार, देखिए आहार कहे जाते थे, ठीक है ना। और जिले के अधिकारी स्थानिक कहकर पुकारे जाते थे और जो जिले के अधिकारी होते थे उनको क्या कहकर पुकारा जाता था, तो उनको स्थानिक कहकर पुकारा जाता था। उसके बाद देखिए इन अधिकारियों का मुख्य कार्य क्या होता था, इनका मुख्य कार्य होता था नदियों की देखरेख। किनका, जो स्थानीय शासन में थे तो उनका जो मुख्य कार्य था देखिए क्या था कि इन अधिकारियों का मुख्य कार्य क्या होता था, नदियों की देखरेख करना होता था, भूमि की पैमाइश करना होता था। और स्थानीय शासन को देखिए 2 रूपों में विभक्त किया गया। पहला देखिए ग्राम प्रशासन में किसमें विभक्त किया, तो 2 भागों में विभाजित किया गया और इसमें आपका हो जाता है, पहला हो जाता है ग्राम प्रशासन हो जाता है, ग्राम प्रशासन हो जाता है, ठीक है ना। और 2nd नंबर पर होता है आपका हो जाता है 2nd नंबर पर नगर का शासन हो जाता है। 2nd नंबर पर आपका नगर का शासन हो जाता है। इसको देख लेते हैं। देखिए इसको इसलिए डिटेल में देखिए देख रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और जो भी पॉइंट आप लोग जैसे जो भी मैं बताती हूँ उसको आप लोग नोट करते चलें, ठीक है ना। और बाकी तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल ही जाएगी, लेकिन जो पीडीएफ में जो रिटन में है वही आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा बता रही हूँ तो वो चीज़ें आपको नोट ही करनी रहेंगी। तो इसमें हम लोग अगर थोड़ा सा देखिए इसमें ग्राम प्रशासन को समझ लेते हैं। गांव के शासक को ग्रामीण यानी ग्रामिक कहकर पुकारा जाता था और ग्रामिक गांव का शासन प्रबंध ग्राम समिति की सहायता से करता था और 5 या 10 गांव के शासन को गोप कहा जाता था। अब देखिए क्वेश्चन अगर आ जाता है कि गोप किसे कहा जाता था, क्या, तो गोप किसे कहा जाता था, तो 5 या 10 गांव के शासक को, यानी क्या, तो 5 या 10, देखिए 5 या 10 गांव के शासक को, गांवों के शासक को गोप कहा जाता था, ठीक है ना, शासक को गोप कहा जाता था। अब देखिए अगर बात की जाए कि नगर का शासन, तो नगर शासन का वर्णन मेगास्थनीज की इंडिका से ज्ञात होता है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो वो किसकी पुस्तक से ज्ञात होता है, तो मेगास्थनीज की इंडिका से ज्ञात होता है। और मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध एक अध्यक्ष द्वारा संचालित होता था। किसके द्वारा संचालित होता था, तो अध्यक्ष द्वारा संचालित होता था और अध्यक्ष की सहायता के लिए एक नगर पालिका समिति थी जिसमें 30 सदस्य थे। किसमें,
तो इसमें 30 सदस्य थे, यानी देखिए इसमें 30 सदस्य थे और इन समिति को 6 उप समितियां थी। इसमें कितनी उप समितियां थी? तो 6 उप समितियां, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। उप समितियां, 6 उप समितियां थी, 6 उप समितियां थी। और देखिए प्रत्येक उप समिति में 5 सदस्य होते थे। तो इस तरह से देखिए ये बात हो जाती है आपकी कंप्लीट यहाँ पे। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं तो यहाँ पे जो न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपकी देखिए सेमेस्टर वाइज तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके बाद आपको सी टेट, सुपर टेट सभी में हेल्प मिलेगी। तो न्याय व्यवस्था के बारे में अगर बात की जाए तो राजा का स्थान जो होता था वो सर्वोच्च होता था। और अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया गया? तो 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। धर्म स्थलीय जो कि दीवानी के न्यायालय होते थे, यानी धर्म स्थलीय तो दीवानी के न्यायालय होते थे, और दूसरे कष्ट शोधन थे जिसमें फौजदारी के निर्णय होते थे और निर्णय निष्पक्ष होते थे। मौर्यकालीन जो सजा प्रणाली थी वो कठोर थी। कैसी थी उस टाइम पे मौर्यकालीन जो सजा प्रणाली थी? तो वो कठोर थी, वो कठोर थी। और देखिए जुर्माने से लेकर प्राण दंड तक की व्यवस्था थी। मतलब ये था कि इतनी कठोर थी कि जहाँ पे जुर्माना लेने वाला होता था वहाँ पे जुर्माना, लेकिन जहाँ पे प्राण दंड लेने वाले होते थे तो उससे भी वहाँ पे नहीं चूका जाता था। और प्राण दंड मुख्यतः कलाकार को पंगु कर देने या बिक्री हुई वस्तुओं पर कर न देने के अभियोग में दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर भी अंग भंग कर दिया जाता। अगर यानी कि देखिए अभी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इस समय झूठी गवाही नहीं दी जाती थी, लोग सच्चे थे, घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, यानी इतना अच्छा प्रशासन चल रहा था। और अगर कोई लोग जैसे झूठी गवाही दे देते थे तो क्या होता था? तो उनका अंग भंग यानी अंग को काट लिया जाता था, यानी अंग भंग कर दिया जाता था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। बिंदुसार के बारे में पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है। तो बिंदुसार 298 से 273 BC। तो इसमें देखिए इनका उपनाम जो हो जाता है वो हो जाता है अमित्रकेटस, अमित्रकेटस, अमित्रघात और सिंहसेन, और चाणक्य उनके समय में भी, ठीक है ना। और देखिए जो प्रधानमंत्री थे तो जो चाणक्य थे तो उनके समय में भी यही प्रधानमंत्री थे। और देखिए बिंदुसार यानी बिंदुसार क्या थे? तो मौर्य को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। और बिंदुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो बिंदुसार किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और बिंदुसार का धर्म आजीविका धर्म है और मौर्य सम्राट बिंदुसार आजीविका धर्म के अनुयायी थे। और अगर बात की जाए देखिए बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस का दूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस सेकेंड का दूत डायनोसिस रहा करता था। और देखिए बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मंगवाई थी। कौन कौन सी? तो सूखे मेवे यानी सूखे यहाँ पे सूखे अंगूर हो जाता है, सूखे अंगूर, मीठी मदिरा, दार्शनिक को छोड़कर 2 वस्तुएं सीरिया के शासक ने मंगवाई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो लास्ट पॉइंट है। बिंदुसार के समय में तक्षशिला एवं उज्जैन में विद्रोह हुए जिसे दबाने के लिए सुशीम और फिर अशोक को भेजा गया। तो फ्रेंड्स देखिए आज यहीं तक। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में डिटेल में जाना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। आप देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे ना छूटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक